तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का दूसरा लेक्चर है और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आपने वो देख लिया हो तभी यहाँ आए हो। मेनी मेनी थैंक्स टू दोस्त जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, इतने सारे व्यूज दिए, हमारे पहले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। वी आर फीलिंग मोर मोटिवेटेड, वी आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड थ्रू योर कमेंट्स। बट आपको पता है, कमेंट्स में अगर मुझे वो चीज़ें मिलती जो मैंने पिछले वीडियोस में आपसे मांगी थी तो आई वुड हैव फेल्ट मोर हैप्पी, क्योंकि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो था कि बेसिकली आपको पुश या पुल करने में किसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, और मुझे सिर्फ 2-3 ही कमेंट्स मिल पाए, ऑल्दो कमेंट्स वहाँ पे बहुत सारे थे। तो आई जस्ट वांट दिस क्वेश्चन टू बी रिपीटेड। अभी से मैं क्या करूँगी कि आई विल बी पोस्टिंग माई वीडियोज़ ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। हाँ, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आई विल बी पोस्टिंग माई वीडियोज़। और उन वीडियोस में मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी, उन क्वेश्चंस का सबसे फास्ट और सबसे सही जो आंसर कमेंट्स में आएंगे, उनका नेक्स्ट सेशन में, जैसे आज मैं जो लेक्चर ले रही हूँ और आज जो क्वेश्चन मैंने पूछा, आज जो इंसान आंसर करेगा पहला 3 सबसे सही, तो मैं उनका नाम दूसरे सेशन में लूंगी। ओके फाइन। तो आप लोग कोशिश करो कि होमवर्क क्वेश्चन को सही सही बनाओ और बिल्कुल मन से बनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं चूज करके लाती हूँ, ये एवं कहीं से नहीं आता है। आई हैव टू चूज दिस क्वेश्चंस फॉर यू कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सूटेबल है। ओके, सो फॉर दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं, लेट मी टेल यू, आई एम कैंडल डिकोस्टा एंड आई एम परसुइंग बीटेक। आई विल बी टेकिंग योर फिजिक्स क्लास 9th। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो गाइस, व्हाट आर यू डूइंग, गो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द मिले। सो मूविंग अहेड, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था फोर्स के बारे में और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेड, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शंस जरा गलत हो गए थे और मुझे सबने नहीं बताया था। आई वांटेड कि मेनी ऑफ यू, लगभग सारे के सारे, मुझे आंसर करो, बट बहुत कम आंसर आए थे, तो आई एम डिसअपॉइंटेड बाय दैट। बट इस बारी आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आंसर कर पाओ। सो an object moving in a circular path with radius 20 centimeters, if it makes 2 revolutions, find the distance and displacement. तो इसने क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस 2, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाउ मच, 2 into the circumference of the circular path, और circumference circular path का कितना हो जाता है 2 pi r, तो the answer will be 4 pi r। और r की जगह आपको दे रखा है, एक सेकेंड, r की जगह आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर्स, राइट? तो r की जगह 20 पुट कर दो, 4 pi into 20। ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड वाज 0। जीरो क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली डिस्टेंस ही होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस कवर होगा वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ही है, और वो डिस्टेंस सीधा सीधा ही होता है सर्कुलर मोशन में, या फिर ऐसा नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी 0, क्योंकि वो जहां से स्टार्ट किया था वो वहीं पे आ गया 2 रिवोल्यूशन के बाद। द नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन सेड, ये और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। if the object is moving with a constant speed of 2 meter per second, find the distance in meters it will cover in 10 seconds। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लिया इन्होंने, 10 सेकेंड टाइम लिया। डिस्टेंस कवर्ड का एक बहुत ज्यादा प्यारा रिलेशन आता है, स्पीड इनटू टाइम। तो दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना, तो आपको ये हर हाल में बनाना चाहिए था। अगर आपने कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं भी किया तो आई होप कि आपने ये बनाया होगा। तो 20 into 10 would be basically 20 meters। तो इसका आंसर जिनका बी आया था, they were right। So आज we will discuss लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि मैं प्रिफर नहीं करती हूँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के हिसाब से याद रखना। मैं प्रिफर करती हूँ मैं याद रखूँ इनर्शिया, मोमेंटम और एक्शन और रिएक्शन के नाम से, ताकि जब जब मैं इनके बारे में सोचूं या जब जब कोई मुझसे इनके बारे में पूछे तो मेरे दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाज इनर्शिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वाज मोमेंटम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाज एक्शन एंड रिएक्शन। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट,
Today we'll be discussing about inertia. तो सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब गैलीलियो गैलीली साहब ने अपना कमेंट रखा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा प्यारा स्टेटमेंट बोला जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको समझ ना आए तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगी। अ सिस्टम इफ अप्लाइड एन एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स विल बी इन रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद द सेम कांस्टेंट स्पीड एज इट वाज मूविंग बिफोर द फोर्स अप्लाइड। इन्होंने कहा अगर एक सिस्टम मान लो आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स दिया, बैलेंस्ड फोर्स याद है मैंने पिछले लेक्चर में बताया, अगर नहीं देखा है तो अब भी जाकर देखो उसको। तो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स दे रखा है यानी उसका नेट मूवमेंट नहीं होना है, मतलब फोर्स आपने कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ओवरऑल फोर्स बैलेंस है, तो या तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा यानी कि उस पर कुछ फोर्स ही नहीं आप दे रहे हो तो वो मूव ही नहीं कर रहा है, या तो जिस स्पीड से वो पहले मूव कर रहा था वो अभी भी स्पीड से कंटिन्यू करता रह जाएगा। आपको भी पिछला क्वेश्चन याद है जो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई बैलेंस सारा बैलेंस फोर्स है, उसके बावजूद वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। तो मैंने आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि साइकिल पे आप साइकिल चलाते चलाते आप पैडल छोड़ देते हो यानी कि कोई भी फोर्स आप एक्सर्ट नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद साइकिल एक स्पीड से मूव करती है, और वो स्पीड कितनी होती है, जो लास्ट पैडल आपने चलाया होगा उसी स्पीड से वो मूव करती रहती है। अच्छा, एक आइडियल सिचुएशन होता यानी आप नॉर्मल जगह जैसे आप एयर में चला रहे हो, अगर पूरा वैक्यूम होता है, वैक्यूम इज अ कंडीशन जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, ठीक है, तो वो साइकिल आपकी चलती रहती, कभी नहीं रुकती। अभी तो क्या होता है कि रुक जाती है ना थोड़ी दूर पे जाकर, क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे एयर का आता है आपके पास रेजिस्टेंस, एयर आपको रोकना चाहता है, ठीक है, मगर एक वैक्यूम स्पेस अगर आप ले लोगे तो वहां पे कोई एयर जैसा नामो निशान नहीं होता है, तो वो स्पीड आपकी वही मेंटेन होके चलती रहती जो आपने लास्ट पैडल चलाना छोड़ा था। तो वही गैलीलियो साहब ने ऑब्जर्व किया और अपने थ्योरी में बताया वही चीज जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो नॉर्मल लाइफ में। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट कि कितना आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, और ये ऑब्जर्वेशन आपको दिमाग में बैठाना होगा, इसलिए वी आर मूविंग अहेड विद दिस इनिशिएटिव। तो आप जितना ज्यादा सपोर्ट कर सको उतना ज्यादा सपोर्ट करो। तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, उन्होंने बोला ये एक बॉल है मेरा और ये एक इंक्लाइन पे है, दिस इज माय इंक्लाइन जो आपको ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है। उन्होंने बोला कि अगर इस बॉल को इनिशियल स्पीड 0 से, यानी मैंने इसको कुछ स्पीड ही नहीं दिया है, और इस बॉल को यहाँ से छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, ये बॉल नीचे आएगा, ये बॉल नीचे आएगा तो इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। ओके, और अगर हम लोग ऐसा दो इंक्लाइन एक साथ लगा दे, एक का स्लोप आपको टर्म शायद ना समझ में आए, एक कुछ इस ढंग से और एक कुछ इस तरीके से, और मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट इंक्लाइन कर दूं, मतलब ये वाला डिफरेंट एंगल पे है, ये वाला डिफरेंट एंगल पे है, ये वाला डिफरेंट एंगल पे। एंगल इज बेसिकली जो यहाँ से बना रहा है, जो जमीन से यानी हॉरिजॉन्टल से जो ये इंक्लाइन एंगल बना रहा है, दिस इज माय एंगल। तो मैं एंगल को क्या कर रही हूँ, एंगल को डिक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। इस वाले के लिए मैंने और कम कर दिया, इस वाले के लिए मैंने और कम कर दिया एंगल। अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा है तो आप एक बार खुद से बना के देखो, आपको तुरंत समझ में आएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये ऑब्जेक्ट जो नीचे आ रहा है वो किसी वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, और वो उतने ही दूर जाएगा जितने दूर से, और वो ऊपर वापस इस तरफ चढ़ेगा राइट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड से वो गिर के इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा और फिर वापस से इस तरफ चढ़ेगा, राइट, और वो वापस से इस तरफ उतने ही दूर चढ़ेगा अगर दोनों का इंक्लिनेशन सेम है। दिस एंगल और ये रेड वाला एंगल जो आप देख पा रहे हो, अगर वो दोनों सेम है तो यहाँ जिस हाइट से यहाँ पे ये गिरा था उतने ही हाइट तक यहाँ भी जाएगा। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोला जा रहा है कि इस एंगल को मैं डिक्रीज करती जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अभी मैं इस एंगल को डिक्रीज करते जा रही हूँ। ओके, तो उसके बावजूद क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा, ये ऑब्जेक्ट हर हाल में नीचे आएगा,
नीचे आके ऊपर जाएगा, लेकिन वो वहां तक ऊपर जाएगा जहां तक उसकी कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रहे। आप समझ रहे हो, जहां तक उसकी स्पीड जीरो ना हो जाए। अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो वो हमेशा थोड़ी ऊपर चला जाता है, वापस आता है ना। तो जब कब आता है, जबकि जब उसको लगे कि नहीं भाई और स्पीड मेरी नहीं हो सकती है, जब उसकी स्पीड ऊपर जाते जाते जीरो हो जाए, और जब जीरो हो गया तो वो वापस आना चाहेगा, अब मेरी स्पीड नहीं बढ़ेगी, अब वापस चला जाए। तो वही चीज ये भी कर रहा है। जिस पॉइंट पे इसकी स्पीड जीरो हो जा रही है, वेयर इज माय पॉइंटर, ओके आई गॉट दैट, सॉरी। अच्छा, जिस पॉइंट पे इसकी स्पीड जीरो हो जा रही है, उस पॉइंट के बाद ये क्या कर रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। अब ऐसे ऐसे मैंने एंगल अगर डिक्रीज करती गई, ये भी डिक्रीज और डिक्रीज करती गई मैं एंगल, तो ये क्या हो रहा है कि, और मैंने अगर इसको डायरेक्ट अपने हॉरिजॉन्टल पे रख दिया, यानी एंगल मैंने ये जो एंगल था उसको जीरो कर दिया, समझ में आ रहा है, एंगल पूरा जीरो हो चुका है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे तो आ रहा है बट स्ट्रेट चला जा रहा है, राइट। और वो कभी रुक नहीं रहा है। जैसे मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया, अगर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं हुआ और कोई भी रेजिस्टेंस उस पर नहीं मिला, तो साइकिल हमेशा मूव करती रह जाएगी। तो वही चीज इसने बोला कि हाँ, वो बॉल हमेशा मूव करता रह जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो इसी चीज को न्यूटन साहब ने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखते हो, डू नॉट डिस्टर्ब, यानी मुझे छेड़ो मत। फाइन। तो इसका इसका सबसे पहले स्टेटमेंट आप पढ़ लो। ओके, आई वाज टू मेक अ स्टार बट बना नहीं, कोई नहीं। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by applied force। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो या तो वो हमेशा के लिए अपने जगह पे ही रहेगा, या तो वो जिस स्पीड से लास्ट मूव कर रहा था उस स्पीड से मूव करता रह जाएगा, अगर उस पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, जो हम लोग रेगुलरली अपने साथ होते हुए देखते हैं। अभी बहुत दिनों से बाहर तो नहीं गए होगे आप लोग, मगर जब लास्ट आपने किसी बस पे या फिर किसी ट्रेन पे बैठा होगा, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि आप बैठे हुए हो नॉर्मल, और अचानक से अगर बस स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है आपके साथ, आप पीछे की तरफ बेंड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी नहीं मूव करना चाहता है, आपका बॉडी चाहता है मैं जहां हूं मैं वहीं रहूंगा, मैं मूव नहीं करूंगा, चाहे बस आगे चले जाए। तो बस आगे गई, मैं अपनी जगह पे रहना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी पीछे मूव कर जाएगी। तो दिस इज इनर्शिया, मेरी बॉडी में इनर्शिया है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे। उसी तरीके से मेरी बॉडी में इनर्शिया है कि अगर कोई कार मूव कर रही है और वो अचानक से रुक जाए, तो मैं नहीं रुकूंगा, मेरी बॉडी नहीं रुकेगी, ठीक है, मेरी बॉडी मूव करना चाहेगी, जबकि कार रुक चुका है। तो क्या होता है ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में ही एक्सीडेंट होता है। इस वजह से हम लोगों को सेफ्टी बेल्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट हमारा जो आगे की तरफ जर्क है उसकी स्पीड को कम कर देता है। क्योंकि सोचो, अचानक से आपकी कार रुक गई और आप अचानक से तेजी से आगे की तरफ फेंका गए, तो क्या होगा आपके पास, आपके साथ इनफैक्ट एक्सीडेंट्स, ऑफ कोर्स एक्सीडेंट्स इन्हीं वजह से होता है। इस वजह से ऑलवेज यूज सेफ्टी बेल्ट। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी वालों ने, आप इसका एक एग्जाम्पल जरूर ट्राई कर सकते हो घर पे, अभी घर पे हो तो आप एक डेक ऑफ या फिर पाइल ऑफ कॉइन्स रख दो कैरम पे, और अपने स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाले बॉटम मोस्ट कॉइन को मूव कराने की कोशिश करो। तो क्या होगा, बाकी सारा जो पाइल में कॉइन रहेंगे वो नहीं मूव करेगा, मगर जो सबसे नीचे वाला होता है वो मूव कर जाएगा। ऐसा क्यों, बाकी सारे चाहते हैं मैं मूव नहीं करूंगा, चाहे नीचे वाला तू मूव कर जा, मैंने नहीं मूव करना है। तो वही एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 9.2 में। उसने क्या किया, एक ग्लास टम्बलर लिया, ग्लास टम्बलर इज बेसिकली ग्लास आप यूज कर सकते हो, उसके ऊपर एक कार्ड को रख दो और उसके ऊपर एक छोटे से क्वाइन को रख दो, बहुत तेजी से एक फोर्स अप्लाई करो अपने कार्ड पर, तो क्या होगा, क्वाइन जो रहेगा उसके साथ मूव नहीं करेगा, कार्ड हट जाएगा और क्वाइन जो रहेगा वो नीचे का नीचे रह जाएगा, मतलब ग्लास टम्बलर में गिर जाएगा। ये क्या था, इनर्शिया थी क्वाइन की, कि मैं मूव नहीं करूंगी, तुम चले जाओ मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी भले नीचे गिर जाऊं।
इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स आपने बहुत सारे मैजिक शोज में देखा होगा कि एक टेबल क्लॉथ रखा हुआ है, ओके, एक टेबल पे टेबल क्लॉथ है और बहुत सारे बर्तन उस पे रखे हुए हैं। उसने बहुत तेजी से उस टेबल क्लॉथ को अपनी तरफ खींचा, तो क्या होता है, कोई भी बर्तन नहीं गिरता है, सारे के सारे यूटेंसिल्स वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो उसने कुछ स्पेशल नहीं किया है, उन्होंने बस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अच्छे से यूज किया है। ऐसा आप भी कर सकते हो घर पे, ये दोनों एक्टिविटीज ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सारे वर्क करते हैं कि नहीं। ओके, सो आई होप कि आपको नहीं समझ आए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को फिर से देखो, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ जाएगा। ओके, द लास्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर इज इनर्शिया एंड मास। अभी मैं क्या बोल रही थी आपसे, कि इनर्शिया इज बेसिकली प्रॉपर्टी कि वो ऑब्जेक्ट या तो हर हाल में रुका रह जाएगा या तो हर हाल में मूव करता रह जाएगा, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है उस पे, ठीक है। अभी क्या होती है कि इनर्शिया क्या हर बॉडी की सेम रहेगी, क्या हर बॉडी को अगर रेस्ट में है तो सेम इनर्शिया होगा उसके पास? नहीं, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है। अगर आपके पास एक स्टोन दिया हुआ है और अगर आपके पास एक रबर बॉल दिया हुआ है, दोनों में से मूव करने में आपको ज्यादा परेशानी किसमें होगी? ऑफ कोर्स स्टोन में होगी, यानी स्टोन ज्यादा अड़ा हुआ है। इनर्शिया और मास को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि क्यों वो ज्यादा अड़ा रहेगा, ओके। इनर्शिया के अगर मास बहुत ज्यादा है तो इनर्शिया उसमें ज्यादा होगा, दीज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अगर ज्यादा इनर्शिया दैट मीन्स ज्यादा मास, ज्यादा इनर्शिया मतलब ज्यादा मास, मतलब कि अगर इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझो, मैं बता रही हूँ आपको, ओके। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके पास इनर्शिया है, मुझे पता है क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। अभी मैंने डिसाइड किया मैं उस पर फोर्स करने जा रही हूँ, मैंने एक स्टोन लिया, जैसे कि ये फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, मैंने एक स्टोन लिया और मैं सोच रही हूँ कि उसे धक्का दे दूं, और वो स्टोन और ये ब्लॉक जो है ना वो सेम साइज का है, ओके। तो मैंने एक स्टोन लिया और एक ब्लॉक भी ले लिया, मैं सोच रही हूँ पहले मैं स्टोन को धक्का दे के देखूं, दोनों तो सेम साइज का है तो दोनों में मुझे फोर्स लगना चाहिए, वो भी सेम। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये स्टोन को पुश करने में मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, जबकि इस ब्लॉक को मैं आसानी से पुश कर पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इनर्शिया तो भाई दोनों के पास है, ठीक है। वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इस वजह से मूव नहीं होना चाह रहा है। मगर इनर्शिया इस स्टोन के पास ज्यादा है क्योंकि इसके पास अकड़ने के लिए एक रीजन है और वो है इसका मास। ये अपने मास पे बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है कि मेरा तो भाई मास ज्यादा है, मैं नहीं मूव करूंगा। लेकिन इस बेचारे कार्डबोर्ड बॉक्स का क्या हो रहा है कि इसका मास कम है, इस वजह से वो हार मान जा रहा है, ओके मूव करा दो। आई होप आपको इनर्शिया और मास का रिलेशन पता चल चुका होगा। एक अच्छी बात एक और है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। कुछ नई चीज नहीं है, बस इसको नया नाम दे रखा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन इज बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन ही में रहना चाहेगा। दिस इज अ क्वेश्चन जो कि वही सेम फंडा फॉलो करना है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो 1 मिनट खुद को दो, पॉज करो इस वीडियो को और कम बैक इन द नेक्स्ट 1 minute, आई विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन विद यू। So if you have tried this question, which of the following has more inertia? क्या इसने बोल रखा है? All are of same size. तो अगर आपका क्वेश्चन एक स्टोन है तो आप बिल्कुल सही हो। अभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 5 रुपी कॉइन और रबर बॉल का साइज सेम हो, मगर आपको मास देखना है इनर्शियाज के लिए, ओके। तो मास में सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स स्टोन का मास होगा, साइज भले ही सेम हो, है ना। moving to next thing, okay, there comes a grand question जो कि होमवर्क क्वेश्चन है आपका। आप मुझे जरूर बताओ इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस क्वेश्चन का। और देयर इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं बिल्कुल कमेंट देखती हूँ और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द उसको आंसर कर सकूं। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग ऑन सैटरडे, तो स्टे ट्यून्ड। और
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच कि आप पिछले 20 मिनट से मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हो इस टॉपिक को समझने में। आई होप मैंने इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझाया हो। इफ अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो उन सब लोगों के साथ जो अभी 9th में हैं आपके साथ, या फिर अगर आप 9th में नहीं हो तो उन सारे लोगों के साथ शेयर करो जो 9th में है और इसकी ज़रूरत में है। ओके, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना कि अगली बार जब मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आप हर हाल में उसे सबसे पहले देखो और सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करो। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन इंस्टाग्राम। तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हो बाय टैगिंग अस। एड्यूप्रोज को टैग करो अपने स्टोरीज पे और मुझे टैग करना मत भूलना, मैं आपकी स्टोरीज को वापस से शेयर करूंगी। आई होप आपको आज का लेक्चर ज़रूर समझ में आया हो। स्टे ट्यून फॉर अनदर लेक्चर ऑन सैटरडे। सो ओके गाय, बाय।